नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। आज हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी वेव और दूसरी वेव के बीच का ये जो अंतराल है, इस अंतराल में हम कौन से ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे तीसरी वेव से हम बच सकते हैं। क्या हमें एक सामूहिक प्रयास इस तरीके का करना होगा कि तीसरी लहर आए ही ना, और क्या हमारा बर्ताव ऐसा है कि हम तीसरी लहर को आने से रोक सकते हैं। और क्या वैक्सीनेशन को लेकर जितनी समस्याएं जिस तरीके से आ रही थी, उसमें अब लोगों को और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। और इसके अलावा सरकार को वैक्सीनेशन की आपूर्ति पूरी होती रहे, समय पर होती रहे, और तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की और वैक्सीन्स की कोई कमी ना हो, इसको लेकर और ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और किस तरीके से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है बहुत कम अंतराल में, ताकि आने वाला समय जो है वो देश तीसरी वेव या चौथी वेव जैसी किसी भी परिस्थिति से जूझने में, उससे लड़ने में पूरे तरीके से सक्षम हो, तैयार हो। आज इन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज हम बात करेंगे। आपका डॉक्टर में हमारे टेलीफोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन करें और कार्यक्रम में आप जुड़ें। हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी जुड़ेंगी और आपके तमाम सवालों का वो जवाब देंगी। वैक्सीनेशन को लेकर आपके मन में जितने भी सवाल हैं, आप उन तमाम सवालों का जवाब आज पा सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़कर अपनी बात आप रख सकते हैं, और जो सवाल आपके मन में हैं, जो आशंकाएं हैं, जो शंकाएं आपके मन में हैं, उन सभी का जवाब आज हमारा प्रयास रहेगा। तो हमारे टेलीफोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फ़ोन करें। कोरोना से लेकर वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके के सवाल आपके मन में हैं, वैक्सीनेशन को लेकर क्या आपके मन में कोई आशंका या संशय अभी भी बाकी है, और क्योंकि बहुत सारे वैक्सीनेशन, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के डोजेज जो हैं वो मौजूद हैं, तो कौन सा लगवाएं कौन सा ना लगवाएं, इसको लेकर जो भी सवाल आपके मन में है, आप हमें इस कार्यक्रम में जुड़कर वो सवाल पूछें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर रफ्जा जो हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। जनरल फिजिशियन है डॉक्टर अफजा, स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़ी हैं। अ, हम ये पहले आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना की सेकंड वेव, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अभी गई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग मंत्रालय की तरफ से एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि लोगों को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को छोड़ना नहीं है। जहां जहां से भी भीड़ की तस्वीरें आ रही हैं, उनसे डरना चाहिए, और इस तरीके की कोई भी हम परिस्थिति या कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा ना करें जिससे भीड़ हो, या फिर तीसरी वेव को हम दोबारा से न्योता दें, या फिर दूसरी वेव को ही हम दोबारा से कहीं उभरने का मौका ना दे दें। तो इस पूरी मौजूदा परिस्थिति पर, इस सिनेरियो पर सबसे पहले मैं आपकी राय, आपका पक्ष में जानना चाहता हूं डॉक्टर फॉर हैविंग मी। जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बोली। थर्ड वो वेव आना इज इनएविटेबल, जैसे हमने अभी कल एम्स के डॉक्टर्स का बयान भी सुना। वेव आने का मतलब ये होता है कि हम किस तरह के स्प्रेडर इवेंट या फिर किस तरह की स्प्रेडिंग हो रही है एनवायरनमेंट में, या फिर जिस जगह पे हम मौजूद है। जी। अब जो सेकेंड वेव थी हमारी, उसमें हमने इतना डेडली वायरस देखा, उसमें इतनी कैजुअलिटीज हुई। उसको जो अभी ये वेव का कर्व नीचे आया है, वो एक लॉकडाउन का परिणाम है बेसिकली। तो लॉकडाउन से हमने वो स्प्रेडर इवेंट और वो स्प्रेडिंग की जितनी भी उसकी तेजी चल रही थी, उसे कम कर दिया था। इसी वजह से वो वेव का कर्व नीचे आया। लेकिन जिस तरह से अब हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन खुल चुका है एंड लोग इतने ज्यादा सेफ तरीके से अपनी बाहर जा रहे हैं, बिना मास्क के बाहर जा रहे हैं। काफी बड़े इवेंट्स ऐसे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं जिनके अंदर कोविड प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो करा जा रहा है। तो ऐसी चीजें ही हैं जो थर्ड वेव को न्योता देती हैं, और जो थर्ड वेव को आने के लिए पूरा पूरा उसके लिए बेस सेट करती है। तो मेन यही है कि अपने आप को किस तरह बचाव करना है, किस तरह दूसरों का भी हमें बचाव करना है। इसके अंदर फिर हमारे साथ आ जाता है वैक्सीन का रोल। वैक्सीन का रोल यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। इवन दो हमें ये नहीं पता कि कितने परसेंट वैक्सीन हमें प्रोटेक्शन दे रही है। 60 to 70, 80 to 90 ऐसे मान के चल रहे हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में नया वेरिएंट आ चुका है कोरोना वायरस का,
जिसको डेल्टा एंड कैपा वेरिएंट कहते हैं। जी। ये वेरिएंट इस तरह होते हैं कि म्यूटेशन हो जाती है वायरस में, उसके जो बाहर उसकी लेयर पे प्रोटीन होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो वो चेंज जब आता है तो उससे उसकी स्प्रेडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि किस तेजी से वो बॉडी टू बॉडी, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो सकता है। तो डेफिनेटली डेल्टा वेरिएंट इज कंसर्न का हमारा एक टॉपिक है ये, कि ये हमारी थर्ड वेव के अंदर कितना रोल प्ले करेगा। और अब इसमें ये सवाल जो आता है कि थर्ड वेव कब आएगी, वो डिपेंड करता है कि हम डेफिनेटली कितना ज्यादा हम प्रोटेक्शन एक दूसरे को इस तरह से दे रहे हैं कि हम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं या हाँ। नहीं फॉलो कर रहे हैं। टाइमलाइन के हिसाब से माना जा रहा है कि अभी अगस्त टू सितंबर में आने की इसकी बिल्कुल आशंका डॉक्टर है। साहब, हमने एक चीज़ देखी अभी, जिस चीज़ का आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसको समझना भी बड़ा ज़रूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को किस कदर हमने छोड़ा। वो तस्वीरें हमने देखी कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, हिमाचल की तरफ, उत्तराखंड की तरफ लोग बहुत बड़े नंबर में वो वहाँ पर पहुँचने लगे और वहाँ पर हम टूरिस्ट स्पॉट्स पर देख रहे थे बगैर सोशल डिस्टेंसिंग के, बगैर मास्क के लोग वहाँ पर घूम रहे हैं। मतलब जिस तरीके यस से कि लोगों ने एकदम से सब कुछ को भुला दिया, सारी चीज़ों को। ऐसा ही हमने जी देखा कि इंग्लैंड में भी यूरो कप में इतनी भयंकर भीड़ वहाँ पर है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में इसी तरीके से परिस्थितियाँ बन रही हैं और इंग्लैंड में भी खास तौर पर जो चीज़ें अब अलग और आगे की तरफ अब कोरोना पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है। तो ये जी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि हमें अभी भी अगर हम नहीं समझते हैं या नहीं चेतते हैं तो जी वो सिचुएशन आएगी ही आएगी, जी जिसका हमें डर है सबको। जी। बेसिकली देखिए, अगर हम अपनी गलतियों से ना सीखे तो कोई फायदा नहीं है। हम इतनी ज्यादा चीजों से जिनसे गुजर के अभी आए हैं, दूसरी कंट्रीज हमसे आगे हैं डेफिनेटली। उनके अंदर थर्ड वेव, जैसे आप बता रहे हैं अभी इंग्लैंड में जो चल रहा है, वहाँ थर्ड वेव का प्रारंभ हो चुका है, वहाँ थर्ड जी। वेव ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है। इसलिए नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमें दूसरों को देख के यही सीखना चाहिए कि लॉकडाउन खुलने का मतलब ये नहीं है कि वी फॉरगेट कि हमारे अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स क्या होने चाहिए, क्योंकि पैंडेमिक अभी खत्म नहीं हुआ है। एग्जैक्टली। पैंडेमिक में अभी खत्म होने में बहुत टाइम है। अभी जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक हमें जितना हम एहतियात बरत सकते हैं उतनी करनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और भी आपसे बात करेंगे और वैक्सीनेशन को लेकर भी कुछ चीज़ें हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक हमारे व्यूअर हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं, कोई सवाल आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। हेलो जी। डॉक्टर साहब, मैं जो है, जब मेरे को शाम होती है, जब मेरे को नाक में छींक आनी शुरू हो जाती है और मैंने वैक्सीन लगवाई थी कोशिश लगी, तो वो 92 दिन 92 डेज हो गए हैं। उन्होंने मैसेज आया था कि आप इन सेंटरों में लगवा सकते हैं। फिर हमने उन सेंटर में पता किया तो उन्होंने कहा ये पेड है। तो फिर हमारे को अब क्या करना पड़ेगा? और ये जो रोजाना शाम को मेरे को छींकें आनी शुरू हो जाती है, नाक बहता है, इससे भी खतरा है ये कोरोना का? ठीक है। जी नमस्कार ओम प्रकाश जी, काफी अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए ओम प्रकाश जी, छींके आना एक होता है, एलर्जिक छींके आना एक होता है, आपको के आपको किसी वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तब फ्लू लाइक सिम्टम्स आना। तो आप ये डेफिनेटली सोचिए कि आपको ये कभी पहले भी आ चुकी हैं, इसी दौरान, इसी टाइम के दौरान, या ये अभी हो रही हैं शुरू। उसमें आपको कुछ घबराने की ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली सीजनल चेंज भी होता है तब भी ऐसा आता है। आप ऑलरेडी एक डोज लगवा चुके हैं एंड 92 डेज हो चुके हैं। देखिए, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में मिनिमम 12 वीक्स का अभी नया जो आया है हमारे पास शेड्यूल, 12 वीक्स का होना चाहिए डिस्टेंस। उससे क्या है कि जितना दिन बढ़ेंगे उतना आपकी बॉडी को उतना ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगा। जो लोग 9 वीक्स पे लगवाए हैं उनको 50 to 60% मिल रहा है। जिन्होंने 12 वीक पे लगवा रहे हैं वो 80 to 90% भी जा रहे हैं। तो इससे घबराए ना आप कि आपको सेकेंड डोज कब लगेगी। सेकेंड डोज डेफिनेटली आपको जब भी लगेगी, जब प्रोवाइड हो जाएगी यहाँ पर, तो कोई प्रॉब्लम उसमें ऐसी नहीं है कि टाइम ज्यादा जा रहा है या नहीं जा रहा है। जहाँ तक बात रही छींकों की आपकी, आप उसके लिए डेफिनेटली स्टीम वगैरह लेना शुरू करें।
अपना गर्म पानी में अगर आप तौलिया डाल के उससे भाप लेंगे, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपको देखना है कि आपको बाकी कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, फीवर तो नहीं आ रहा, खांसी तो नहीं आ रही, या कोई और ऐसी दिक्कत, या इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर, जिसमें शाम में जब आपको छींकें आ रही हैं उसी दौरान आपको बुखार तो नहीं आ रहा। जब फीवर आता है तो आपको पता चलेगा कि ये इन्फेक्शन है। अगर आपको नॉर्मली छींकें आ रही हैं तो वो किसी एलर्जिक चीज से भी हो सकती है। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ देखिए तब्दीली हुई है, कहीं धूल है या फिर कुछ ऐसा है जो चीज आपको ये छींकों से आ रही है, उस वजह से आ रही है। उम्मीद करते हैं ओम प्रकाश जी आपको आपके के सवाल का जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। एक और दर्शक हमारे साथ कानपुर से जुड़े हैं, रामसेवक। रामसेवक जी आप जुड़ गए हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, वो रख सकते हैं। आप जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। रामसेवक जी आप सुन पा रहे हैं? जी आप जुड़ गए हैं सर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहिबा नमस्कार। नमस्ते। मैं कह रहा था, जैसे हमारे घर में सभी लोगों को अधिकतर वैक्सीन लग गई है, तो क्या ये जो तीसरी लहर आई है इसका इफेक्ट पड़ेगा वैक्सीन लगवाने के बाद? ये आपको बिल्कुल फुल्ली वैक्सीनेटेड है या फर्स्ट डोज लगी है? दोनों दोनों जो हैं डोज वो लग चुकी हैं। अच्छा, ठीक है। जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। वही जो मैं बात कर रही थी अरुण साहब अभी, दोनों वैक्सीन लगने के बाद, देखिए वैक्सीन लगना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि थर्ड वेव आना इज इनएविटेबल। हाँ। जिस तरह का हम देख रहे हैं इस टाइम इंडिया में माहौल, तो हमें अपने लिए बचाव के लिए वैक्सीन लगने से डेफिनेटली प्रोटेक्शन मिलेगी। ये तो इसमें दो राय है ही नहीं। अगर किसी जो फुल्ली वैक्सीनेटेड भी पर्सन है, उसको अगर इन्फेक्शन होता भी है तो देयर इज अ चांस कि अगर इन्फेक्शन होता है तो आपको सिवियर डिजीज ना हो। कितने हमने पेशेंट देखे सेकेंड वेव में, जो हमारे पास ऑक्सीजन में इतना कमी हो रही थी एंड जो वेंटिलेटर्स पे थे, बट 3-4 ऐसे पेशेंट्स थे जिनको इन्फेक्शन था बट ऑक्सीजन और इन सब चीज की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो जब हिस्ट्री पता निकाली तो उनको पता चला कि वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। तो जी डेफिनेटली वैक्सीनेशन से आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, और जिनको नहीं लगी है उनको लगवानी चाहिए, और जिनको लग चुकी है, इवन दो आपको लग चुकी है, आपको प्रोटेक्शन का एक अमाउंट ऑफ शील्ड मिल रहा है, बट स्टिल अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए डबल मास्किंग करें और जो जो आपके कोविड रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं उन्हें फॉलो करें। बहुत शुक्रिया रामसेवक, आप जुड़े और बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। और मैं खुद आपसे डॉक्टर साहब ये सवाल पूछना ही चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है और इस चीज़ को लेकर लोग सोच भी रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, जैसे ही वैक्सीनेशन की शुरुआत होती है तो हम ये देखते हैं कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिया, उसके बाद भी वो कोविड से वो पीड़ित हुए और कोविड उनको हुआ, और सेकेंड वेव में और बहुत हद तक जाकर के वो परेशान उससे बीमार उससे हुए हैं। तो लोगों में जी कहीं ना जी कहीं ये सवाल बना लोगों के मन में कि ये तो जी वैक्सीन लगवाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, ये तो सब इस तरीके की चीज़ें हैं। तो आप हमें आज जी थोड़ा सा और अगर एलिबरेट कर सकें इस चीज़ पर कि जी 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 वैक्सीनेशन के बाद और खासतौर पर दोनों डोजेस के बाद थर्ड जी वेव जी आती है, या कभी भी कोरोना किसी भी वेव के रूप में या किसी भी रूप में या किसी भी डेल्टा है या डेल्टा प्लस है, जो भी सामने हमारे आता है, तो हम किस तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाते हैं वैक्सीनेशन के बाद? जी। देखिए अरुण जी, कोविड बहुत ही नई बीमारी है, ह्यूमंस में आने के लिए बहुत ही नई बीमारी है। अभी वैक्सीन से रिलेटेड इतने ज्यादा सवाल और इतने ज्यादा कंट्रोवर्सीज इसलिए हैं क्योंकि इसके ट्रायल्स इतने ज्यादा नहीं हुए हैं अभी। हाँ। और बिना इतने ट्रायल्स के उसको हमने ड्राइव इंडिया में स्टार्ट कर दी है। तो जी लोगों के मन में इस चीज का भय है कि ये असर करेगी भी या नहीं करेगी। बट मैं उन लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए ये बोल सकती हूँ कि अगर हम वे करें कि उसका ट्रायल हुआ है या नहीं हुआ है या उसके फायदे कितने हैं, तो डेफिनेटली बेनिफिट्स उसके आउटरन कर देते हैं उस चीज को। हाँ। तो वैक्सीन से हमारी बॉडी में क्या होता है कि हम एक तरह से अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कोविड से, कि आपके पास ये कोविड इस तरह का वायरस है, वो आएगा, आपको इस तरह से लड़ना है। तो वो इम्यून सिस्टम तैयार हो जाता है कि हमें इस तरह से लड़ना है कोविड के स्ट्रेन से। अब वो जी स्ट्रेन म्यूटेट होकर आता है या नहीं आता है या जैसे भी होता है, इसका ये नहीं है कि आप बिल्कुल इन्फेक्शन से बच गए। ये बिल्कुल इस चीज में नहीं होता है। जी उसमें ये है कि आपका इम्यून
सिस्टम रेडी है टू फाइट फॉर इट। हाँ। तो अगर हम 100 लोगों में से 90% लोगों में ये देख रहे हैं कि वैक्सीन लगने के बाद उनमें सिवियर डिजीज नहीं हो रही है, या कुछ लोगों में तो इन्फेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो दैट इज मच बेटर, ग्रेटर बेनिफिट देन द 10% जिनको हो रहा है। क्योंकि कोई चीज 100% नहीं कह सकते। 100% के लिए उसमें बहुत ज्यादा हमें अभी और उसके अंदर रिसर्च करनी पड़ेगी, जो कि हमारे ऑलरेडी साइंटिस्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जी डॉक्टर अफशा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये तो रही, क्योंकि हमने देखा कि 18 प्लस के लिए सबके लिए वैक्सीन अब उपलब्ध है, और हमारा कैंपेन पूरा चल रहा है वैक्सीनेशन को लेकर। एक चीज़ और आप हमें बताएं कि बच्चों के लिए भी अब कई जगह ट्रायल्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। जी ये तो वैक्सीनेशन के लेवल पर है बच्चों के लिए। दूसरा, हॉस्पिटल्स के लेवल पर और उनके लिए जो ज़रूरत है बच्चों के लिए हॉस्पिटल्स में, वो जी बेड्स की हैं या ऑक्सीजन की हैं, उस लेवल पर जी हम कितना तैयार हैं? हमें कितना और तैयारी करने की ज़रूरत है? क्योंकि आपको भी पता है कि थर्ड वेव में ये बार बार कहा जा रहा है कि बच्चों को हो सकता है इससे ज़्यादा परेशानी हो। जी 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 अरुण साहब, मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही काम करती हूँ। जी। तो वी एज एन इंस्टीट्यूशन, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम, जिस तरह की हमने सेकेंड वेव में जो चीजें देखी कि हमें क्या क्या चीजों की कमी। गलतियां हुई हैं, या क्या क्या वो सरकार की तरफ से जो चीजों की सप्लाई की कमी हुई है, तो हाँ। थर्ड वेव जिस तरह की कह रहे हैं कि आएगी, अब हमने सेकेंड वेव में पैटर्न देखा है कि जैसे फर्स्ट वेव में ओल्डर एज ग्रुप ज्यादा इफेक्ट हो रहा था, सेकेंड वेव में ये हमारा 30s 40s ये वाली एज ग्रुप ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। जी। इनफैक्ट 25-20 वाले भी हमने देखे हैं। जी। तो ये एक प्रेडिक्शन है कि आगे थर्ड वेव बच्चों में भी इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वायरस इतना ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है, म्यूटेट होता जा रहा हाँ। है कि इट कैन इफेक्ट बच्चों का इम्यून सिस्टम एज वेल। तो वी एज एन इंस्टीट्यूशन, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम अपने आप को इस चीज में डेफिनेटली प्रिपेयर कर रहा है। हर इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग चल रही है पीडियाट्रिक एज ग्रुप में कोविड की, जी। पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स की, कि किस तरह हम अगर हमें अगर ये चीज फेस करनी पड़ती है तो हम पीडियाट्रिक एज ग्रुप को किस तरह से संभालेंगे। तो आजकल के जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं उसमें मैं जैसे उत्तर प्रदेश में हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश के लिए बता सकती हूँ कि उत्तर जी। प्रदेश में इस टाइम पीडियाट्रिक एज ग्रुप का ट्रेनिंग चल रही है, ओके। जिसमें सारे डॉक्टर्स, कंसल्टेंट से लेके नीचे जूनियर से लेके नर्सेस तक पीडियाट्रिक एज ग्रुप के कोविड को टैकल करने के लिए ट्रेन किए जा रहे हैं। तो आने वाला समय जो है, हमने देखिए हमने फर्स्ट वेव के बाद हमने ये मान लिया कि कोरोना चला गया है, और किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि वो किस तरीके से दोबारा आएगा और इतना ज़्यादा तबाही मचाएगा। तो जी जी अब हमारा हेल्थ सेक्टर, खासतौर पर हम बात जो कर रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्या अब गवर्नमेंट के लेवल पर ये कोशिशें हो रही हैं कि हम पिछली बार की तरह कोई ढीला रवैया ना रखें? थर्ड वेव आती है या नहीं आती है, हम अपनी तैयारी पूरी रखें, क्या इस लेवल पर काम हो रहा है? जी अरुण, बिल्कुल इस लेवल पे डेफिनेटली काम हो रहा है, क्योंकि सेकेंड वेव में बहुत ज्यादा गलतियां हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी। तो ये दोनों को ही साथ में लेके चलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करे। जो दिक्कतें पहले आई हैं हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को, जिस तरह की चीजों की जरूरत है, जिस तरह की फैसिलिटीज की जरूरत है, हम आगे उसके लिए प्रिपेयर रहे। हमें डेफिनेटली नहीं पता कि फ्यूचर आगे क्या रहेगा, थर्ड वेव में कितनी डेडली हो सकती है, या फिर हम उसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। तो हम उस चीज में प्रिपेयर हो रहे हैं। ऑक्सीजन से रिलेटेड जैसे अलग अलग जगहों में ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्माण किया जा रहा है, वहाँ पे एस्टैब्लिश करे जा रहे हैं। जैसे कि मैं सहारनपुर से हूँ, तो सहारनपुर मेडिकल कॉलेज में 2 ऑक्सीजन प्लांट्स अभी इस तरह तैयार करे गए हैं, ताकि हमें आगे शायद ये चीज जो हमने अभी सेकेंड वेव में देखी वो फेस करने की जरूरत शायद ना पड़े। हाँ। लेकिन साथ ही साथ हमें ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि लॉकडाउन जो होता है वो हमारा एक बहुत ही कर्व डिसीजन है, जिससे ही हमारा सेकेंड वेव नीचे आया। अभी लॉकडाउन का खुलने का मतलब ये नहीं है कि हम थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, लॉकडाउन तो खोल दिया सरकार ने लॉकडाउन लोगों के रोजगार के लिए खोला है, क्योंकि किस तरह वो अपनी कमाई करेंगे, क्या करेंगे। तो वो लॉकडाउन खुलना, उसका एक बैड इफेक्ट भी ये है कि हम थर्ड वेव के लिए अपने आप को बहुत ही एक्सपोज कर
हम्म। ये आपने बहुत सही बात कही है और मुझे लगता है कि बार बार हम इस डिस्कशन से इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हम जो छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं चीज़ें और ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो चाहे टूरिस्ट स्पॉट से हों या फिर बाज़ारों से हम देखते हैं और लोगों जी का बाज़ारों में निकलना, बाहर पार्क्स में निकलना, इस तरीके की जी तस्वीरें आ रही हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। एक चीज़ डॉक्टर साहब आप हमें बताइए, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं क्योंकि एक बच्चे का पिता हूँ, तो मैं जब घर जाता हूँ तो मुझे एक डर रहता है कि मैं बाहर से आ रहा हूँ तो मैं बच्चे के लिए कोई ऐसी बीमारी तो नहीं ले जाऊँगा, या मुझे कुछ नहीं, कोई लक्षण नहीं है, कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे नहीं कुछ दिखाई दे रहा, कहीं मैं अपनी बच्ची को तो वो बीमारी कोई नहीं दे रहा हूँ। तो ये मन में एक डर हमेशा बना रहता है और आप निश्चित तौर पर इस चीज़ को समझती होंगी, बहुत सारे माता-पिता के मन में ये डर होगा। जी इस जी चीज़ जी का हमें क्या क्या और किन चीज़ों का हम ध्यान रखें कि हम बाहर से जब आते हैं तो बच्चों के पास जाना, और बच्चे भागकर चिपटते हैं, लिपटते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम अवॉइड नहीं कर सकते और कोई भी माता-पिता जी उस चीज़ को नहीं अवॉइड कर सकता। तो आप उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या चीज़ें हम जी करें? बच्चों को कैसे थोड़ा बचाकर रखें? कौन-सी चीज़ें उनके खाने-पीने की चीज़ों में हम ऐड कर सकते हैं? जी देखिए, बच्चे जो हैं बहुत ही वल्नरेबल होते हैं। वो जो छोटी एज में होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि किस सरफेस को छूना है, कुछ हुँ, जमीन पे खेलने लग जाते हैं या फिर कुछ भी, जैसे आप कहते हैं कि पेरेंट्स बाहर से आते हैं तो एकदम आके गले लग गए। हाँ, तो उसमें हम पेरेंट्स को ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ। उसमें जैसे कि हम अगर बाहर से आ रहे हैं तो हम कोशिश करें कि एकदम डायरेक्ट अपने आप को बच्चों से एक्सपोज ना करें। हुँ, हम अपने पहले जो बाहर के कपड़े वगैरह हैं वो चेंज करके हुँ, तब हुँ। मिलें। बच्चों को खान पान, जिस तरह आपने बोला, बच्चों के न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखना है। एज ग्रुप पे डिपेंड करता है कि कितने एज का है, कितने वेट का है, क्या जी। है। आगे देखिए, स्कूल्स भी इसीलिए बंद है इसी वजह से कि बच्चे नहीं जानते कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में किस तरह करना है, बट हम हुँ, हुँ, अडल्ट ये चीज जानते हैं। हुँ, तो अपने आप को रेगुलर टेस्टिंग कराना, ये एक बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है। अपने कि आपको अगर महसूस हो रहा है कि शायद मैं कुछ ऐसे लोगों से एक्सपोज हुआ हूँ या फिर हाँ। कुछ ऐसी इवेंट्स में गया हूँ कि शायद हुँ, मैं हुँ, एक्सपोज हो सकता हूँ, तो अपने आप की एक तो रेगुलर टेस्टिंग कराएं। हुँ, अपने वैक्सीनेटेड पूरे होने चाहिए। बच्चों की वैक्सीन अभी आने में थोड़ा टाइम है, जिसमें डिसीजन अभी लिया जाएगा कि वो बच्चों में आएगी या नहीं आएगी या कितने समय बाद आएगी। तो बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना चाहिए, बच्चों के हुँ, न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए, उनको प्रोटीन डाइट, जितने भी आपकी ये घर में ड्राई फ्रूट्स एंड मिल्क एंड ये सारी चीज़ें जो जो अच्छी चीज़ें होती हैं हमारी इम्यूनाइजेशन के लिए, हाँ, वो हाँ, देनी चाहिए। अब हाँ, एक चीज़ ये भी है कि ये जो मौसम चल रहा है, ये इस तरह के मौसम में कोविड के साथ-साथ हम पुरानी बीमारियां नहीं भूल सकते। हाँ। ये इस दौरान और भी फीवर्स और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जी, जी। डेंगू वगैरह का मौसम चल रहा है, या जो हम पानी पी रहे हैं उससे टाइफाइड रिलेटेड कोई बीमारी है। तो घर में साफ-सफाई का ध्यान, बच्चों के लिए उनका बाहर एक्सपोज़र हो जाना कम, हुँ, हुँ, उनका सुपरविज़न बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह, कहाँ पर क्या कर रहे हैं। हाँ, उनको हर वक़्त घर में हम बाँध के नहीं रख डेफ़िनिटली नहीं सकते। रख सकते, लेकिन जी, हाँ, हम घर में हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एक्सरसाइज़ प्रमोट कर सकते हैं। हाँ, उनकी जो जो बच्चों की एज होती है वो एक्टिव एज होती है, हाँ, उसके अंदर वो अभी इस दौरान घर में बंद हो गए हैं, तो हाँ, उससे वो बीमारी को ज़्यादा न्योता दे रहे हैं अपनी बॉडी में आने। तो हुँ, उनको ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आप पेरेंट्स को एक्टिविटीज़ में उनको एंगेज करना चाहिए। हाँ, उनके साथ कोई भी खेल या फिर जिससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़े जी, बेसिकली। जी। डॉक्टर अफ़ज़ा, एक आखिरी सवाल आपसे। अब जी हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है वो एक तरफ हम उसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब सामने आ भी रहे हैं वैक्सीन के लिए, और इधर से जी हमारा वैक्सीन का प्रोडक्शन, डोजेज़ का प्रोडक्शन भी, उसमें भी हम जी स्पीड पकड़ रहे हैं। एक तो जी ये जी एक डायरेक्शन ये है। दूसरा है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखते हैं, तो बहुत सारी जी चीज़ों से हम बच सकते हैं। थर्ड वेव जैसी जो भी चीज़ है अभी, कि हम उसको जी आने से रोक सकते हैं।
तीसरा, इन सब चीज़ों से आगे बढ़कर आपका और पूरी डॉक्टर फ्रेटर्निटी का क्या मानना है, और आप लोगों की टीम पूरा किस तरीके से देखती है कि हम अगर इस साल के एंड तक कितने % तक हम वैक्सीनेट अगर कर लें तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी? जी। जिस तरह की वैक्सीन ड्राइव चल रही है, हमारे को एक तो वैक्सीन प्रोडक्शन डेफिनेटली इंक्रीज करने की बहुत जरूरत है। जी। हमारे पॉपुलेशन को देखते हुए उस लिहाज से हमें वैक्सीन का बढ़ाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन को हम इसलिए इतना प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि एक वैक्सीन ही हमें लास्ट रिजॉर्ट दिख रहा है जिससे हम एक हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं जिसको वो लाने की जी। प्रयास थोड़ा कर सकते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि अभी जैसे हमने बात करी कि पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है, तो मेडिकल हाँ। फ्रेटर्निटी यही वरी कर रही है कि जिस तरह से हमने जो सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में गलतियां करी हैं वो हम रिपीट ना करें। तो अगर हम अपने आप को वैक्सीन कराएं, जो कि वैक्सीन से रिलेटेड हमारे डाउट्स हैं वो क्लियर करें, वैक्सीन से रिलेटेड अफवाहें हैं उनको बिलीव ना करें, अपनी फैमिली में जितने ज्यादा से ज्यादा 18 साल से ऊपर तक के जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीनेटेड कराएं, तो उससे अगर हम ईयर एंड तक अपने आप को कम से कम 60 या 70% तक अगर हम पॉपुलेशन को कर देते हैं किसी तरह वैक्सीनेटेड, जी। तो देयर इज अ हाई चांस कि हम ये थर्ड वेव में मिनिमम कैजुअलिटीज या मिनिमम डैमेज के साथ गुजर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफ़ज़ा, आप जुड़ी और Thank you. आपने तमाम इन सवालों का आपने जवाब दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर अफ़ज़ा हमारे साथ थी और वैक्सीनेशन को लेकर, खासतौर पर कोरोना की थर्ड वेव को लेकर उन्होंने बहुत खुल करके बात करी, और इस पूरे डिस्कशन से एक पॉइंट जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ हर किसी को ध्यान देना ही चाहिए और हर किसी को थोड़ा सा संयम बरतने की ज़रूरत है। ये ऐसा समय है जब अगर हम संयम इस समय में रखते हैं तो हो सकता है कि तीसरी वेव अगर आती भी है तो उस समय हम बहुत ज़्यादा बड़े नुकसान से बच जाएंगे। पहला तो ये कि हम वैक्सीनेशन करवाएं और अपने आसपास के तमाम लोगों को, परिवार के तमाम लोगों को इसके लिए जागरूक करें, और जितने भी लोगों को हम जानते हैं उन सबको जागरूक करें। और दूसरा ये कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गर्मी का मौसम है, हो सकता है आपका भी मन करे कि पहाड़ों की तरफ आप जाएँ, लेकिन उसे थोड़ा अवॉइड करें। हो सकता है कि 1 साल के लिए अभी आप किसी भी तरीके के बाहर जाने के कार्यक्रम को अवॉइड कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर ही होगा आने वाली पीढ़ी के लिए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।